Hello everyone, welcome back to Sarkari. Today we will be covering 27th of January 2025 newspaper. So first of all, it becomes important tungsten. So tungsten से related mining issues देखे गए in basically northern side of India, Tamil Nadu के अंदर. So public influence on the governance it becomes important, and also the importance of the basically local laws, that is also important. So unity and public mobilization is what we need. एंड टंगस्टन की भी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा टंगस्टन प्रोड्यूसिंग स्टेट इज राजस्थान इन इंडिया. देन जेनोसाइड्स एंड द वर्ल्ड्स अबॉर्टेड गेज. सो जो आर्टिकल है इट बेसिकली मार्क्स द 80th एनिवर्सरी ऑफ ऑशविट्स लिबरेशन, जहाँ पे सोवियत सोल्जर्स दे found the horrific realities of Nazi crimes. Basically, it was a symbol of mass atrocities. Over 1.1 million victims who were mostly Jews. So, it highlights the failures of the global powers, failure to intervene in these genocides. Not only about the Nazi crimes, but also many nations also refused to intervene and even restricted the Jewish immigration. सो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद भी जेनोसाइड्स हुए हैं, जैसे कि बॉस्निया जेनोसाइड दैट occurred in 1995, रवांडा genocide 1994, Tutsis who were killed, approximately 8 lakh people were killed. Gaza conflict also, it is the ongoing human rights violation, and a global inaction is being seen here also. सो एथनिक क्लेंजिंग, मास वायलेंस, इनका इशू क्रिएट होता है. इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसकी है, कैसे हम मास अट्रोसिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, इंडिया का क्या स्टैंड है. तो इंडिया बेसिकली इस पूरे मुद्दे के ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ऑल्सो फॉर रेफ्यूजी पॉलिसीज. सो कन्फ्लिक्ट्स जैसे कि रोहिंग्या परसिक्यूशन एंड इसराइल पैलेस्टीन वॉर, वहां पे इंडिया ने भी अवेयरनेस रेस की है. वैसे ही सूडान के अंदर भी हमने देखा मोर देन 2 लाख पीपल वर किल्ड इन दारफुर रीजन इन 2003 to 2005. तो बॉस्निया, रवांडा, गाजा कॉन्फ्लिक्ट, सूडान, that becomes important examples for this perspective. यूएन ने भी एस्टिमेट किया था 92% of the homes and 87% of the schools they were destroyed if talking about Israel Hamas conflict. देन ये दिखाता है कि जो इंटरनेशनल फोरम्स भी हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं इन प्रिवेंटिंग सच मास एट्रोसिटीज, एंड कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं. सो नो एक्स्ट्रा एलोकेशन फॉर मनरेगा, वेजेस में डिले देखा जा रहा है. दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. तो बजटरी कंस्ट्रेंट है 2024 से 25 के ईयर के बीच में, इंक्रीज नहीं किए गए हैं फंड, तो ग्रोइंग डेफिसिट है जिसकी वजह से वेजेस में भी डिले देखा जा रहा है. तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है इट हैज अ शॉर्टफॉल ऑफ 4,000 crore रुपीज फॉर द वेजेस, जिसकी वजह से पेमेंट डिले हो रहा है. तो फाइनेंशियल बर्डन जो स्टेट है उसके ऊपर भी इंक्रीज होता है, क्योंकि मनरेगा के अंदर 60:40 का रेशियो फॉलो किया जाता है. 60% रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द सेंटर, 40% इज ऑफ द स्टेट विच द स्टेट मस्ट कवर. तो जो वेज पेमेंट है इट इज ऑफन डिलेड बियॉन्ड द मैंडेटेड 15 days, जिसकी वजह से मटेरियल शॉर्टेज भी होता है प्रोडक्ट्स के अंदर, प्रोजेक्ट्स के अंदर. देन इट ऑल्सो अफेक्ट्स द वर्क कंप्लीशन एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. तो जो एलोकेटेड एडिशनल फंड्स हैं, when they demand they were in, it is demanded that they must be increased, but कोई एक्स्ट्रा एलोकेशन नहीं किया गया है. तो 8,80,000 crores को एलोकेट किया गया था, बट देयर इज स्टिल अ डेफिसिट.
Then India and Indonesia both are basically focusing towards strengthening their ties even more, and एंटी colonial solidarity भी हमने देखा दोनों nations के अंदर. India also supported Indonesia during the struggle of its independence from the Dutch colonial rule, and efforts were also made by Jawaharlal Nehru ji to block the Dutch military flights and also provide the strategic aid. So NAM का भी रोल इसमें हम देखते हैं, that is non-alignment movement, and India also supported the independent foreign policy. So similarities भी हैं regional influences में, जैसे कि दोनों ने बात की साउथ एशियन साउथ ईस्ट एशियन रीजन के बारे में. लार्ज पॉपुलेशन है, रिलीजियस है, एथिकल टॉलरेंस है, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं जैसे कि इंडो पैसिफिक को लेके. तो जियो पॉलिटिकल इशूज जैसे कि यूक्रेन वॉर, सैंक्शंस, द यूएस चाइना राइवलरी एंड द असर्टिवनेस ऑफ चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन ऑल्सो. तो कंसर्न उठते हैं रिगार्डिंग द फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल सिक्योरिटी. सो इंडोनेशिया का जो रोल है इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, दैट इज that hosted also G20 in Bali in 2022 and Delhi में हमने होस्ट किया था in 2023. So रिसेंटली इंडोनेशिया ने ब्रिक्स भी ज्वाइन किया, तो मल्टीलेटरलिज्म की तरफ हम बोल सकते हैं कि जा रहे हैं. एंड कुछ एमओयूज भी साइन किए दोनों ही कंट्रीज ने रिगार्डिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कल्चर में और कॉपरेशन हम कैसे बढ़ाएंगे. देन स्पेसिफिक प्रोग्रेस नहीं हुआ दो चीजों को लेके. एक तो सबांग पोर्ट प्रोजेक्ट जिसमें इंडिया वांटेड एक्सेस, एंड इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल डील टू दी इंडोनेशिया, बट अभी कोई स्पेसिफिक हमने देखा नहीं है. तो रीजनल सिक्योरिटी के लिए एंड ऑल्सो हम बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक कनेक्टिविटी के लिए दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो हम अपना स्कोप भी एक्सपैंड कर रहे हैं. देन शुड द गवर्नर्स हेड स्टेट यूनिवर्सिटीज. सो रिगार्डिंग द यूजीसी गाइडलाइंस of appointment of the vice chancellors of the state universities. तो वहां से हमने देखा कि हायर एजुकेशन सेक्टर को लेके डिबेट स्टार्ट हुआ ओवर द अथॉरिटी, हु विल बी asserting the authority, state or the center. Education, it comes in the concurrent list. तो governors are as the chancellors. It traditionally oversaw the university affairs जैसे कि अपॉइंटमेंट या फिर एकेडमिक डिसीजंस लेना. हाउएवर पॉलिटिकल टेंशन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है बिटवीन दी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दी गवर्नर्स आल्सो, which has led to this conflict over the higher education गवर्नेंस. वेस्ट बंगाल में जैसे हमने देखा, वहां पे भी जो स्टेट था इट रिमूव्ड गवर्नर एज द चांसलर इन 2022 एंड चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया एज द चांसलर. तमिलनाडु एंड केरला में भी हमने देखा दे ऑल्सो पास्ड सिमिलर लेजिस्लेशंस ताकि गवर्नर का जो रोल है इन द यूनिवर्सिटी मैटर्स उसको बेसिकली कंट्रोल किया जा सके. दूसरे स्टेट्स में भी महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, दे हैव आल्सो कंसिडर्ड चेंजिंग ऑन द सिमिलर लाइंस. तो ये कंसर्न उठता है दैट गवर्नर्स को कंसिडर भी किया जाता है, एंड एक क्वेश्चन भी उठता है कि आर दे एजेंट्स ऑफ द सेंटर. तो कहीं ना कहीं गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर डिबेट भी स्टार्ट होता है एज चांसलर, जिसमें गवर्नर के रोल में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि न्यूट्रलिटी रहे इन द एकेडमिक अफेयर्स एंड एक बफर प्रोवाइड किया जाए अगेंस्ट द एक्सेसिव स्टेट पॉलिटिकल कंट्रोल. और अगर गवर्नर के अगेंस्ट भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल एजेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर का एस्पेक्ट है वो एक ब्लॉकिंग फैक्टर की तरह काम करता है. तो यूजीसी एंड एनईपी दोनों ही सजेस्ट करते हैं कि एकेडमिया के सेक्टर के अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लिमिट होना चाहिए एंड ऑटोनॉमस. कुछ एक्सपर्ट्स ये भी प्रपोज कर रहे हैं दैट एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी गवर्नेंस मॉडल होना चाहिए जैसे कि हम बाहर के नेशंस में भी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर या फिर यूके के अंदर. बट ये क्रिटिकल क्वेश्चन उठता है रिगार्डिंग द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड द डिबेट फॉर एकेडमिक फ्रीडम. सो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल रोल है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है दोनों के बीच में यहाँ पे टेंशन भी दिख रहा है.
Then, in the past recent years, we saw a major GLOF event in Sikkim on the Tista River. GLOF, that stands for Glacial Lake Outburst. And now, after forming an expert committee after the incident, the Environment Ministry panel has given clearance to a new dam on the तीस्ता रिवर एंड बोला जा रहा है कि इस ग्रेविटी डैम को और स्ट्रेंथ के साथ बनाया जाएगा आउट इट विल बी मेड एंटायरली आउट ऑफ कंक्रीट एंड इट विल बी कंसिडर्ड मोर स्ट्रोंगर क्योंकि प्रीवियसली डैम कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था बट ये क्या दिखाता है हमको कि क्या ये एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी ने रिवर वैली एंड इको सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन को कंसिडर किया वर द लोकल्स ऑल्सो कंसिडर्ड अबाउट दिस डिसीजन क्योंकि जो ओवरऑल सेंसिटिविटी है ऑफ द वैली इट बिकम्स वेरी सेंसिटिव also with the changing patterns of the rivers with the changing pattern of the atmosphere with the climate change it becomes a very sensitive region sensitive topic for also the downstream people who are living there so in such a river valley is it really right to again construct a dam which recently resulted in a disaster. Then why Trump wants Greenland? So recently, Donald Trump, he showed his interest in acquiring Greenland and also highlighted its geopolitical importance. So it is having critical raw material deposits, non-critical raw material deposits, rare earth elements. एंड अभी अगर बात करते हैं तो जो ग्रीनलैंड है जैसे कि मैप पे भी हम देख सकते हैं इट इज एन ऑटोनॉमस प्रोविंस ऑफ डेनमार्क एंड एक टाइम पे ये डैनिश कॉलोनी हुआ करता था तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ग्रीनलैंड का मिनरल रिच है इट इज हैविंग हाई डिपॉजिट्स ऑफ ट्रेडिशनल रिसोर्सेज जैसे निकल कोबाल्ट गोल्ड आल्सो एंड कुछ कुछ में तो रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि नियोडाइमियम टर्बियम उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट है तो नेचुरल रिसोर्सेज में तो रिच है ही साथ ही साथ लोकेशन भी इसका बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक है क्योंकि शिपिंग लेन्स इन दी आर्कटिक उनको ये कंट्रोल भी करता है और मैरीटाइम डोमिनेंस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यूएस का मिलिट्री इंटरेस्ट भी है यूएस का ऑलरेडी एक एयर बेस भी है ग्रीनलैंड में एंड वो वाइटल हो जाता है आर्कटिक डिफेंस को लेके भी तो ये क्या ये पहली बार असर्शन किया गया रिगार्डिंग एक्वायरिंग ग्रीनलैंड तो ऐसा नहीं है 1946 में भी एक्वायर करने की बात की गई थी बाय यूएस अंडर प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन बट वो अटेम्प्ट फेल हो गया था देन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर आल्सो ग्रीनलैंड प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस तो डेनमार्क का भी रिस्पॉन्स है दैट इट फॉर्मली रिजेक्टेड द आइडिया एंड इट स्टेटेड दैट जो ग्रीनलैंड का फ्यूचर है इट इज फॉर इट्स पीपल टू डिसाइड So US also views Greenland as a part of broader strategy, also to counter China and then also Russia's growing role in the Arctic. So it also highlights the geopolitical tensions between the relationship of China and US and how it will be impacting the whole world. सो आर्कटिक जियो पॉलिटिक्स भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि विद द climate change the arctic region is becoming more and more exposed and वहाँ के resources also becomes a rich deposit for everyone so each country wants to have their own role in the region and we can say that is what US is trying to do so rare earth minerals in the Greenland they are also critical for India क्योंकि all over the world we are talking about a just transition we are focusing on renewable energy and also for the defense technologies it becomes important then we saw yesterday that chinar trees in the Kashmir valley they are also issuing them digital tree Aadhaar
So why is that? So chinar tree is maple like tree, कूल क्लाइमेट रीजन्स के अंदर पाया जाता है विद सफिशिएंट वाटर. चिनार, दैट मीन्स व्हाट फ्लेम इज दैट. सो ट्री आधार के मदद से हम बेसिकली उनकी हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं, इलीगल कटिंग को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. दे take 30 to 50 years to mature and they can grow up to 30 meters of height. So they change color during the season of autumn, which makes them a very important tourist attraction. तो टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, साथ ही साथ एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस भी है इनकी इन दी कश्मीरी कल्चर, इन दी लिटरेचर, ऑल्सो हैंडीक्राफ्ट्स में भी. तो ये हम बोल सकते हैं कि एक कंजर्वेशन का प्रोजेक्ट है जिसमें क्यूआर कोड एंड एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है एंड स्टेट वाइड सेंसस किया जा रहा है ऑफ द चिनार ट्रीज. उनकी हाइट, एज, हेल्थ, डिफरेंट स्टेटस का डेटा इंक्लूड किया जाएगा एंड जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन या फिर अर्बन एक्सपेंशन होते जा रहा है, तो दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ चिनार ट्रीज ओवर द इयर्स. तो उसको मेक श्योर करने के लिए एंड हम बोल सकते हैं कैसे टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है ट्रीज को कंजर्व करने के लिए बेसिकली, एंड इलीगल फेलिंग्स को भी हम कैसे रोक पाएंगे. तो एक तरीके से डिजिटल डिजिटल ट्रैकिंग हम करेंगे ऑफ द चिनार ट्रीज. देन एन इंड्योरिंग कमिटमेंट टू इंडो पैसिफिक. सो हमने देखा रिसेंटली ट्रम्प्स पॉलिसी सीइंग वेरियस चेंजेस, बहुत सारे की एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया गया एंड इंडो पैसिफिक विजन के अंदर भी यूएस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इट हैज आल्सो फोकस्ड ऑन एन स्ट्रॉन्ग, ओपन एंड पीसफुल इंडो पैसिफिक. तो क्वाड ग्रुपिंग जिसमें इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर बेसिकली एस्टैब्लिश्ड एंड टाइज सारे ही कंट्रीज के स्ट्रॉन्ग होते गए हैं, ऑल्सो टू काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना. सो जो क्वाड डिप्लोमेसी है, मैरीटाइम कोऑपरेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है इन द इंडो पैसिफिक, क्या यहाँ पे भी एक कंसर्न रेज होता है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ यूएस विड्रॉइंग फ्रॉम दिस एग्रीमेंट ऑल्सो. सो रीजनल मिलिट्री अलायंसेस बिकम्स इम्पोर्टेंट एंड जो एक चाइना का इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असर्टिवनेस है इन दी साउथ चाइना सी, दैट बिकम्स अ चैलेंज फॉर द होल रीजन. सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज क्रिएट होती हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेके, एंड इंडिया भी इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के अंदर एक की पार्टनर है एंड की रोल प्ले करता है. सो इंडियाज रोल एज अ रीजनल पावर इन द इंडो पैसिफिक रीजन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. पहले हम एशिया पैसिफिक बोलते थे बट देन यूएस अंडर द ट्रम्प्स लीडरशिप इट वाज इट अडॉप्टेड द टर्म ऑफ इंडो पैसिफिक, जो कि दिखाता है ग्रोइंग रोल ऑफ इंडिया इन द ओवरऑल रीजन. So in the coming times, Indo-Pacific geopolitics also becomes very important, and US इसके ऊपर क्या changes करने वाला है that we can see in the upcoming time. Then large projects के लिए and medium projects के लिए तमिलनाडु के अंदर हम देख रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को यूज किया जाएगा, जिसके अंदर मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम बनाए जाने की बात हो रही है, स्टोरेज प्रोजेक्ट्स बनाने की बात हो रही है, बायो सीएनजी इनिशिएटिव्स वैल्यूड अराउंड 20 करोड़ रुपीस उसको बनाया जाएगा. तो हम देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का भी रोल कितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है इन द डेवलपमेंट एंड इन स्ट्रेटेजाइजिंग द डेवलपमेंट. सो तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बोर्ड वो नोडल एजेंसी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को करवाता है. देन रिसेंट ईयर्स में हमने देखा कि जेनरेटिव एआई का रोल इंक्रीज होते जा रहा है. सो न्यू टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अपकमिंग जिसकी वजह से न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स आर आल्सो बीइंग क्रिएटेड. जैसे कि हम इस चार्ट में देख भी सकते हैं कि टॉप जॉब्स बाय द फास्टेस्ट नेट ग्रोथ. तो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स रोल्स बाय 2030
It includes big data scientists, fintech engineers, AI and machine learning specialists. So it is all regarding to AI, machine learning, then specialists in that field. Also EV specialists are there. So data becomes very important. As we say, data is the new oil. So that is being highlighted in the job jobs perspective also. Then AI and information processing technologies, robotics, energy generation and storage, semiconductor and computing technologies, quantum related encryption technologies, biotechnology, and also space related technologies. They are the basically the trending technologies and the fields that are becoming more important in the recent times. तो हम देखते हैं कि यूएस एंड इंडिया जो है दे आर basically leading in enrollment in such generative AI courses. So that highlights कि फ्यूचर फॉर स्किल्स फॉर द फ्यूचर उसके ऊपर कितना ज्यादा फोकस किया जा रहा है एंड ये हम कॉलेज लेवल से ही प्रमोट भी कर सकते हैं टू मैच द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री with the academics which we are providing. Then with the Beijing, India and China, they are attempting to repair their ties. Both the countries are focusing on strengthening exchange and dialogue to promote the improvement and healthy and stable development of the relationship. We are also regarding international and regional issues. सो क्या क्या किया जाएगा. सो विश लिस्ट दोनों कंट्रीज ने अपनी अपनी दी. तो बीजिंग ने भी हाईलाइट किया दैट इट wants the resumption of direct flights between the two countries, easing the visa curbs for Chinese nationals, including the diplomats and the scholars, lifting the ban on the Chinese mobile apps, then letting Chinese journalists report from India also, allowing more Indian movies in the Chinese theater. इंडिया की साइड से हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स को लेके भी बात की गई होगी रिगार्डिंग द डी एस्केलेशन ऑन द बॉर्डर ऑल्सो. सो रिजम्पशन जो है इन द बायलेटरल मैकेनिज्म फ्लोज इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर द अपकमिंग फ्यूचर ऑल्सो, जो कि ना कि सिर्फ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है. सो बोथ द कंट्रीज दे हैव agreed to improve and strengthen their interaction. एंड ऐसे ही एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन जो है वेरियस फील्ड्स में दोनों कंट्रीज इंक्रीज करने वाले हैं. सो कैलाश मानसरोवर यात्रा विल आल्सो रिज्यूम. ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन की भी बात की गई. तो सेट ऑफ 6 कंसेंसस बिकम्स इम्पोर्टेंट. कैलाश मानसरोवर यात्रा, ट्रांस बॉर्डर रिवर कोऑपरेशन, नथुला बॉर्डर ट्रेड. सो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. देन पीएम श्री, it witnesses 75% rise in the students enrollment in 5 states. It has upgraded more than 14,000 schools nationwide. 75% increase देखा गया in the enrollment. 5 states जिसमें त्रिपुरा के अंदर 200% rise देखा गया. उसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जहाँ पे इंक्रीज देखा गया. इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लाए गए, डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया. देन स्टेम सब्जेक्ट्स उन पे भी फोकस किया जा रहा है. स्किल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, मल्टीलिंगुअल टीचिंग को प्रमोट किया जा रहा है. सो मॉडर्न टीचिंग मेथड हम बोल सकते हैं पीएम श्री स्कूल्स के थ्रू हम प्रमोट कर रहे हैं. एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस ओरिएंटेड लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं. तो त्रिपुरा का केस स्टडी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे वहां पे एनरोलमेंट इंक्रीज हुआ. एंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंफ्रास्ट्रक्चर का. रिनोवेटेड क्लासरूम्स देखे गए, फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया गया. एंड मोर स्टूडेंट्स दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम प्राइवेट स्कूल्स टू द गवर्नमेंट स्कूल्स क्योंकि क्वालिटी गवर्नमेंट स्कूल्स की इम्प्रूव कर दी गई है. तो ये जो चैलेंज होता है ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप इन दी स्पेसिफिकली रूरल एंड रिमोट एरियाज दैट मस्ट बी द हाईएस्ट प्रायोरिटी. एंड वो पीएम श्री स्कूल्स के अंदर हमने
देखा भी। तो एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी दोनों ही चीजों के ऊपर हमने फोकस किया है यहाँ पे। Then next regarding thyroid disorders, regular checkup becomes important, early detection becomes important. पीटी फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो थायराइड ग्लैंड्स हैं दे प्रोड्यूस थायरोक्सिन विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। एंड जब वो लो हो जाता है थायरोक्सिन का लेवल इन द बॉडी तो हाइपोथायराइड की कंडीशन क्रिएट होती है। जब हाई हो जाता है तो हाइपर थायराइड की कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है इन दी थायराइड ग्लैंड जो कि एक कॉमन अकरेंस भी है। सो फटीगनेस, चेंजेस इन दी वेट, मूड स्विंग्स, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये सभी इसके सिम्टम हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाई रेगुलर चेकअप बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। देन सिस्टम ऑफ विप, विप को लेके पीटी के अंदर क्वेश्चन भी आ चुका है। सो कहाँ से आया विप? सो इट हैज कम फ्रॉम इंग्लैंड एंड विप बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि जारी करती है एंड इट मेक श्योर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कि जो पार्टी मेंबर्स हैं दे अटेंड द सेशन एंड दे वोट अकॉर्डिंग टू द पार्टीज लाइन। एंड वैसे ही तीन टाइप का विप है जो कि इशू किया जाता है, 1 लाइन, 2 लाइन एंड 3 लाइन। 1 लाइन के अंदर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है प्रेजेंट होना। देन 2 लाइन के अंदर इट इज इम्पोर्टेंट टू बी प्रेजेंट एट द मोमेंट बट वोट करने के लिए इतना असर्शन नहीं किया जाता है। बट जो 3 लाइन होता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है एंड प्रेजेंट होना एंड वोट करना दोनों ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है। तो की रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग द गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, स्मूथ लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट में डिसिप्लिन इन्फोर्स करने के लिए इम्पोर्टेंट है विप सिस्टम। बट क्रिटिसाइज किया जाता है कि विप सिस्टम जो है इज इट रिड्यूसिंग द स्कोप ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग अमंग द लेजिस्लेचर्स। तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद इन द पॉलिटिकल पार्टीज। एंड हमने इंस्पिरेशन लिया फ्रॉम द इंग्लैंड। सो इंडिया के अंदर इट इज एसेंशियल कि कोलिशन पॉलिटिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मल्टी पार्टी सिस्टम है इन दी गवर्नेंस। तो क्या हम बैलेंस कर सकते हैं पार्टी डिसिप्लिन को विद द इंडिविजुअल ऑटोनॉमी इन दी लेजिस्लेचर्स रोल? सो दैट इज अ डिबेट एंड अ क्वेश्चन विच अराइजेस फॉर द विप सिस्टम। देन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो कैसे हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं? चेन्नई स्पेसिफिक यहाँ पे बात भी की जा रही है। जैसे कि जो पेवमेंट्स हैं, रोड पेवमेंट्स हैं, उनको कैसे हम बनाएं, डिसेबल फ्रेंडली सीटिंग कैसे प्रोवाइड करें, टैक्टाइल वार्निंग्स, सेंसरी इम्पेयरमेंट जिन लोगों को है, लाइटनिंग कैसे प्रोवाइड करें एडिक्वेट। सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फॉर पीपल हु आर बेसिकली फाइटिंग अगेंस्ट दी सेंसरी इम्पेयरमेंट्स एंड ऐसी डिफिशियंसीज जो हैं इन दी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यूटिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स मस्ट बी मेट ऑल्सो इंक्लूडिंग दी सेफ्टी मेजर्स, रेलिंग्स प्रोवाइड करना, ड्रेनेज को कवर करना। सो चेन्नई का केस स्टडी हम देख सकते हैं। देन इंडिया स्पेस प्रोग्राम इट ब्रेक्स इनटू 2025 इन मिशन मोड। सो मिशन मोड की बात की जा रही है। सेवरल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम लॉन्च भी कर रहे हैं जैसे कि स्पेडेक्स है, पोएम 4 है, चंद्रयान 4, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं। इनहेंस कर रहा है इंडिया अपनी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज को भी। की टेस्ट फ्लाइट्स भी भेजे गए हैं। इंडिया इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टेस्ट मिशन। ल्यूनर और स्पेस स्टेशन डॉकिंग टेक्निक्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन एग्यूमेंटेड व्हीकल्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं।
देन ऑल्सो ल्यूनर और प्लानिटरी साइंस के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया का फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी दैट बिकम्स important टू स्टडी द outermost layer of the sun, that is Aditya L1 mission. Chandrayaan 4, देन ऑल्सो पिक्सल स्पेस जो कि फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, जैसे कि स्पेस एक्स डिप्लॉय करता है इन दी लेयर्स, बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन लिंक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. दिगंतरा, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, स्पेस कैमरा है फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, फॉर दी स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एंड ग्राउंड कैपेबिलिटीज को और इंक्रीज करने के लिए. सोलर पावर से बेसिकली रन होता है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो हम बोल सकते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी में हम ले रहे हैं रिगार्डिंग द साइंटिफिक डिस्कवरी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल्सो इट इज इम्पैक्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी. सो ल्यूनर कैपेबिलिटीज इंक्रीज करें, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के ऊपर फोकस करें एंड सोलर स्टडी के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं. देन इंडिया एंड इंडोनेशिया दे आर कॉलिंग फॉर अ कोड ऑफ कंडक्ट इन द साउथ चाइना सी. So both the nations, they have also agreed to hold early dialogues on defense, cyber security, on the maritime sector also. Garud Shakti and Samudra Shakti naval exercises हैं, naval exercise है and army exercise है जो कि important हो जाती है. They are also basically ratifying the defense agreement cooperation. एंड कल हमने देखा था कि दोनों ही नेशंस इंपॉर्टेंट मैरीटाइम नेबर्स एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स तो हैं ही, बट बियॉन्ड चाइना फैक्टर जाने की भी हमें जरूरत है. तो बोथ द लीडर्स दे आर आल्सो रीअफर्मिंग द importance of maintaining peace and stability and the maritime safety in the Indo-Pacific region, and lawful use होना चाहिए सी का, पीसफुल रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर द डिस्प्यूट्स, सो दैट आल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट. इसके अलावा फूड, फ्यूल एंड डिफरेंट रिसोर्सेज के ऊपर दोनों ही नेशन फोकस कर रहे हैं कि कैसे अपनी एंगेजमेंट को इंक्रीज कर सकें. देन रोड मैप फॉर डेट रिडक्शन इन द कार्ड्स. सो डेट रिडक्शन स्ट्रेटेजी इट बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रोथ को एंड एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटाइज करने के लिए. 4.5% ऑफ द जीडीपी टारगेट है बाय फाइनेंशियल ईयर 26 फॉर द फिस्कल डेफिसिट. बट चैलेंजेस हैं जैसे कि ग्लोबल रिस्क, अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि स्कोप को लिमिट कर देती है कहीं ना कहीं. सो करंट स्टेटस है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर फिस्कल डेफिसिट वाज 5.6%, 25 के अंदर estimated to be 4.9% and goal हमारा है 4.5% by 2026. So 16th फाइनेंस कमीशन उनका जो गाइडेंस है that becomes important and incorporation of also जो gradual fiscal consolidation की हम बात कर रहे हैं, तो जॉब क्रिएशन को सपोर्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी जरूरी है. Financial year 26 nominal GDP growth. It is pegged at 10.4%. So GDP, steady GDP growth is very important. So inflation एक की ड्राइवर है, की कंपोनेंट है जो कि इम्पैक्ट करता है. सस्टेन्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है जो कि इस ग्रोथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है. तो फिस्कल डेफिसिट को भी एड्रेस करना जरूरी है जो कि गवर्नमेंट मेजर भी लेता है फॉर इनेबलिंग सस्टेनेबल ग्रोथ. तो लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं. न्यू रोड मैप प्रपोज किया जा रहा है जिसके थ्रू बेसिकली जो सेंटर एंड स्टेट है कंबाइंड दे विल बी ब्रिंगिंग द डेट डाउन फ्रॉम द करंट 80% ऑफ द जीडीपी टू 70% बाय द फाइनेंशियल ईयर 31.
देखा हमने अभी कि जो फिजिकल डेफिसिट टारगेट है फॉर 26 इट इज 4.5%। सो एनके सिंह कमेटी वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिन्होंने प्रपोज भी किया था सीलिंग ऑफ 40% फॉर द सेंट्रल डेट एंड 20% फॉर द स्टेट डेट, ताकि सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हम कर पाए एंड बेसिकली डेट टू जीडीपी रेशियोज को भी कंट्रोल कर पाए। तो फिजिकल क्रेडिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेट टू जीडीपी रेशियो को हम रिड्यूस करें अभी। एंड इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी प्ले कर सकते हैं, दैट दैट कैन ऑल्सो रिड्यूस द गवर्नमेंट बोरोइंग प्रेशर। सो वन नेशन एंड वन टाइम, सो आईएसटी दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको फॉलो किया जाता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव रूल बनाने की बात की जा रही है, जिसमें बेसिकली स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। तो लीगल मेट्रोलॉजिकल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रूल्स 2024 that will be established, and that will establish IST as the sole time reference. So it will also apply to legal, commercial, official documents from all these sectors. And public feedback भी अभी लिया जाएगा इस पूरी प्रोसेस के ऊपर टिल February 14। सो एक यूनिफॉर्म टाइम कीपिंग प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया होना बहुत जरूरी है फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंप्लायंस, एंड टाइम मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट। सो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। MSME कंसर्न है दैट may push the government to review the duties. तो issue है regarding high import duties specifically on the raw material, which is pointing towards the government to consider and revising the trade policies also. So ISA, Indian Steel Association, it has also lobbied and for continued protection measures. So pushback है कहीं ना कहीं फ्रॉम दी MSMEs, एक डिमांड है टू रिव्यू द ड्यूटीज, क्योंकि उनका रिलायंस है उतना ज्यादा ऑन द इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। सो हाई इम्पोर्ट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस को भी, जो कि कॉम्पिटिटिवनेस को रीच करने में एंड एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने में एक हर्डल बन जाता है। तो कहीं ना कहीं डायलेमा है ये। While also supporting the domestic producers, जो गवर्नमेंट it is also evaluating the measures कि कैसे रिड्यूस किया जाए ड्यूटीज को, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स को भी हम कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन न्यू रोपवे प्रोजेक्ट एज आइडेंटिफाइड पर्वतमाला परियोजना के अंदर बनाया जा रहा है। 18 न्यू साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे बनाया जाएगा। तो कनेक्टिविटी जो हिली एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तीन इंपॉर्टेंट नेम है, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है फॉर दी ऑफ दी NHAI, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कनेक्टिविटी इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। एंड इंडियाज फर्स्ट अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो भी इंक्लूडेड है, दैट इज इन वाराणसी। सो टूरिज्म सेक्टर के ऊपर भी हम टैप कर रहे हैं। देन प्रीमियम प्रोडक्ट्स रूल, रिपब्लिक डे सेल्स, के शेप्ड रिकवरी की बात की जा रही है। कस्टमर कंज्यूमर ट्रेंड जैसे कि ड्यूरेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका इंक्रीज हो रहा है। फैशन एंड लाइफस्टाइल सेगमेंट में इंक्रीज हम देख रहे हैं। तो टारगेटेड डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं जो कि प्रीमियम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। तो के शेप्ड रिकवरी की बात की जा रही है।